शायद 8 नंबर का आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, उसके सम्स और उसके डाउट्स वो सब सोल्व करवाए थे। आज के लेक्चर्स में एक्चुअली आज का चैप्टर का हेडिंग है मोशन इन अ प्लेन। ये टॉपिक का नाम है मोशन इन अ प्लेन। आज का जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा और आज का एक्चुअल लेक्चर है। बोलो कि सर मोशन इन अ प्लेन अभी क्यों आया? देखो बच्चों, अभी तक जो भी मैं समझा रहा था आपको, जस्ट प्लीज म्यूट योर वॉइस प्लीज। ओके, अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था वो मैथ्स समझा रहा था। कीप इन माइंड, मैं समझा रहा था आपको मैथ्स, नॉट अ फिजिक्स। अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए वो मैथ्स के लेक्चर हुए। जो सब कुछ आपको मैथ्स के अंदर सीखने को मिलने वाला, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी ये पूरा चैप्टर आएगा वेक्टर करके। ओके, तो लेकिन अभी मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि टॉपिक में आ रहा था, फिजिक्स में आ रहा था, इसलिए स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो मेन चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो एक्चुअल चैप्टर का नाम था, चैप्टर नंबर 4 की मोशन इन अ प्लेन, वो आज स्टार्ट हो रहा है हमारा। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और मैथ्स सीखे जिसके अंदर यूज होने वाला था। तो आज का चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। मींस व्हाट? ऑलरेडी जो आप थर्ड चैप्टर के अंदर सीख चुके हो वही कॉन्सेप्ट, वही चीज आप इस लेक्चर्स में सीखोगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फटाफट खाली फॉर्मूला ही आपको बताऊंगा। क्यों? जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल्स में सब कुछ बता दिया था। वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट अब मुझे फोर्थ चैप्टर में समझाने की जरूरत आई थिंक नहीं है किसी को कोई डाउट? एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट में? नो सर। पक्का ना? तो देखो, तो हम जनरली जो मेन चीज इस चैप्टर में काम आने वाला है वही उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ओके, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलो, अब पहली चीज तो मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशन। अभी तक जो टॉपिक था इसमें क्या था? 1 डायमेंशन। इसलिए हम क्या करते थे भाई, ये एग्जांपल फॉर ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गया तो एक ही चीज थी, यहाँ ये चीज नहीं आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, उसको ग्राफिकली देखेंगे जिसके अंदर ये पोजीशन वेक्टर, उसका एक्स पॉइंट भी होगा और वाई वेक्टर भी होगा। ये जो फाइनली यहाँ गया तो इसका भी एक्स वेक्टर होगा, इसका भी वाई वेक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, खाली सिंगल वी नहीं लिखेंगे, वी के 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वी एक्स एंड वी वाई। खाली एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन के ए एक्स एंड ए वाई दोनों कंपोनेंट की बात करेंगे। खाली पोजीशंस के बारे में नहीं बात करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ सभी को? यहाँ अब आपको 2 वेक्टर के साथ समझना है। वेलोसिटी है, अभी तक वेलोसिटी ऐसी थी 25 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऐसी नहीं होगी, अब वेलोसिटी ऐसी होगी 25 आई कैप प्लस 20 जे कैप। समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी कुछ इस हिसाब से होगी, बस इतना डिफरेंट है, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं पहले पोजीशन वेक्टर। प्लीज आवाज म्यूट कर दो, किसी की आवाज आ रही है, जब जरूरत हो तभी बाद में अनम्यूट कर देना, अभी म्यूट रखो। चलो, तो लाइक एग्जांपल आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। बोलो p का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम? p जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। पोजीशन वेक्टर, यदि हम उसको r1 नाम दे, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, p पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ p पॉइंट। देखो, आज मैं जो बता था, मैं रेन मैन वाला एग्जांपल और वो स्विमिंग वाला एग्जांपल कराने वाला था, लेकिन एक्चुअली टॉपिक पहले ये आता है और उसके बाद वो एग्जांपल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक थे वो न्यूमेरिकल्स, इसलिए बाद में मैंने इसके बाद रखे। क्यों? जस्ट बिकॉज ये सारे लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 बाय 1 सीक्वेंस में रिकॉर्ड हो, जिससे बाद में इन फ्यूचर आप जिस टॉपिक को देखो तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। ओके, तो वो लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होगा, रेन मेल के प्रॉब्लम्स। रेन मैन यानी कि बारिश आ रही है तो कैसे चलानी चाहिए, स्विमिंग कर रहे हैं आप तो कैसे चलना चाहिए, बोट का प्रॉब्लम्स, ऐसे टाइप के रिलेटिव वेलोसिटी के एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। पहले वो तो देख ले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। चलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, जिसको हम r1 लिखते, तो क्या लिखेंगे उसका पोजीशन वेक्टर? x1 i कैप y1 j कैप, ऐसा लिखते हैं कि नहीं?
अब वो हाँ। पॉइंट समझ लो P यहाँ गया, Q ऐसे घूम के Q पॉइंट पे। अब उस Q पॉइंट का इसका Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 यदि हम ले तो इसका भी एक कोई कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी x2 i cap plus समझ लो हम y2 x2 ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ हम y2 ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। x2 और y2 ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब ऑब्जेक्ट P से Q पे पहुंचा, कहां से पहुंचा उससे लेना देना नहीं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमने यहाँ देखा पोजीशंस के बारे में, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर यहाँ। अब ऑब्जेक्ट कुछ कहीं जगह पे गया, कहाँ गया, Q पॉइंट पे, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका PQ जितना, जिसको हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ को यदि हम ऐसे ले R21 वेक्टर, तो इसे लिखेंगे R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करो, चलो R2 की वैल्यू डालो, x2 डायरेक्टली यदि आता हो तो कर सकते हो आप, x2 माइनस x1, R2 माइनस R1, यहाँ इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 आई कैप आता है ना अब तो डायरेक्टली वेक्टर सब्सट्रैक्शन, हाँ। y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ या R21 हुआ। बोलो कोई डाउट है इसमें? ना सर। ओके देखो ये प्रैक्टिकली कहीं नहीं काम आएगा, थियरी कभी बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में चांसेस है, लेकिन एक टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट है तो जो समझाना जरूरी है, इसलिए चलो अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। समझ लो P से Q पॉइंट पे पहुंचा T टाइम पे, कितने, P से Q T टाइम पे पहुंचा, तो उसकी खुद की कुछ वेलोसिटी बनेगी। तो वेलोसिटी हम फाइंड करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बोलो, dx अपॉन dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का x यानी कि डिस्प्लेसमेंट था ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट था अब यहाँ x2 माइनस x1 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा x, चेंज इन x एंड चेंज इन y, थोड़ा इजी करने के लिए, डेल्टा x आई कैप डेल्टा y j कैप। अब समझ लो मुझे इस वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है, उसका मैंने क्या किया, इसको भी हम डेल्टा R लिख ले, इसका भी हम डेल्टा R लिख सकते हैं, क्योंकि R2 माइनस R1 तो डेल्टा R लिखते थे ना, याद हो तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा R का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो बोलो डेल्टा R का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा। पहले हम एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट ओके, पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, बाद में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बोलो, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t था ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। अब यहाँ डेल्टा x की जगह हम वेरिएबल r लेते हैं, तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा x आई कैप डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा t, सेपरेट कर दो वैल्यू को, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, क्या लिख सकते हैं, बोलो, डेल्टा x अपॉन vx, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विल गिव्स द वेलोसिटी। तो x का डिफरेंशिएशन किया तो हमने वेलोसिटी मिली, x वेक्टर था तो हम vx लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे vy। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, देख लो, बोलो कोई डाउट इसमें? पक्का। पोजीशन वेक्टर हमने लिया तो उसके x कोऑर्डिनेट y वेक्टर लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, x2 माइनस x1 की जगह हमने डेल्टा x और डेल्टा y लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो वो वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन वाली वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे उसको, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं किया, ध्यान रखो,
यहाँ फाइनली लास्ट में किया हमने डेल्टा एक्स, लेकिन ये भी एक vx क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी ऑफ y, एवरेज वेलोसिटी ऑफ x। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यही चीज आएगी, खाली चेंज क्या होगा बोलो, लिमिट ले लेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है इसमें लिमिट ले लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये जो फॉर्मूला हमें मिला था ना डेल्टा वाला, याद करो आगे के टॉपिक में थर्ड चैप्टर में ऐसा ही किया था कुछ हमने, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx होगा dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप। तो v इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ x वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ y वेक्टर। दोनों सेम जैसा ही मिलेगा आपको, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। बोलो कोई डाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में? ओके, अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बहुत इजी है। एक्सेलरेशन यानी कि क्या था बोलो, याद करो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा v की वैल्यू क्या है बोलो, वेलोसिटी की वैल्यू vx1 i कैप प्लस vy vxi j कैप अपॉन vyj t और नीचे डेल्टा t। अपॉन डेल्टा डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा डेल्टा vx डेल्टा t i कैप डेल्टा vy। डोंट वरी, ये न्यूमेरिकल में कहीं ज्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है। ओके, जस्ट खाली थियरी है तो समझ लो। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी कि डेल्टा ax बोलते हैं उसको हम, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन, या डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ax और ay। ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला। बोलो कोई डाउट है इसमें? देख लो, कुछ भी नहीं किया, स्टेप टू स्टेप गए। पहले हमने पोजीशन वेक्टर लिया, बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट का क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिला। स्टेप टू स्टेप जाओगे, कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से खुद से ही लिख लो। ओके, ये टॉपिक यदि पूछ ले, एक्सप्लेन्स द मोशन, सॉरी एक्सप्लेन द पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो आपको इतना लिखना है। समझ में आया? इतना, ये भाग खाली, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो खाली कौन सा लिखना है भाग, ये भाग, ये जो मैं राउंड बोल रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो इतना समझा दो। एक्सप्लेन द वेलोसिटी वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो ये तो समझा नहीं है, साथ में ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन, तो इतना तो समझा नहीं है, दोनों साथ में ये ऐड कर दो एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को? क्वेश्चन कहीं सारे, कितने भी क्वेश्चन पूछे, आपको एक चीज याद रखनी है पूरा का पूरा स्टेप टू स्टेप। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये दोनों समझा दो, वेलोसिटी पूछे तो यहाँ से तीन समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा क्वेश्चन लंबा खींचने के लिए आंसर को। और एक्सेलरेशन पूछे तो यहाँ सारा जो पूरा का पूरा समझा वो समझा दो। बाद में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझाने की जरूरत नहीं है, एवरेज समझा दोगे तो भी चलेगा। ओके, इंस्टेंटेनियस जनरली वेक्टर में कम पूछते, ऐसा वर्ड कोई फिक्स नहीं बोलते कि भाई इंस्टेंटेनियस ही बनाओ। एवरेज भी नहीं बोलेंगे, खाली ऐसा बोलेंगे कि एक्सप्लेन द वेलोसिटी वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ मार खा जाएंगे क्वेश्चन में। जब पेपर, जब 10-15 चैप्टर का मिक्स होता है ना, तब पता नहीं चलता कि 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन क्या है। 2 डायमेंशन पूछे या प्लेन पूछे, एक ही चीज है, तो आपको यही समझाना पड़ेगा, ये ऐसे ही समझाना पड़ेगा। आपने जो 3rd चैप्टर में समझाया था ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। पक्का ना? पक्का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक मिनट। इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पता है ना वो 3 इक्वेशन? बोलो चलो, कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाँ सर, याद है। v is equals to u plus at
U plus AT. S equals to UT plus half AT S square. equals to UT plus half AT Two square. two AS equals to And V square 2AS plus U is square. equals to V minus square U plus square plus U square. minus U square also. ओके अब ये था वन डायमेंशन में। अब आपको पूछ लिया इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ वर्ड यूज किया मोशन इन अ प्लेन, ये खाली वर्ड। दूसरे स्टूडेंट क्या यहाँ मार खा, ऐसे फटाफट थोड़े हवा में आ जाएंगे और वो साले 3 इक्वेशन प्रूव कर देंगे, लेकिन यहाँ तो प्लेन लिखा होता है तो आपको प्लेन के हिसाब से समझाना पड़ेगा। ये जो आज समझाऊंगा ऐसे समझाना पड़ेगा। टॉपिक एक ही चीज है, मेथड भी वही है, खाली थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें वेक्टर आता था, इसमें वेक्टर नहीं आएगा। इसमें वेक्टर आएगा और उसमें वेक्टर नहीं आता था थर्ड चैप्टर में। ओके, तो अब तीन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू U प्लस एट। इसमें क्या करते थे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालते थे, याद करो। हाँ, V माइनस, यहाँ V नॉट वर्ड यूज करेंगे जनरली, V माइनस U यूज करते थे, लेकिन वन डायमेंशन था इसलिए चल सकता था। यहाँ पॉसिबल हो तब एक ही फॉर्मेट में लिखो। ओके, फर्क शू पड़े सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यू रखोगे तो वही मार्क्स नहीं कट पाएगा, लेकिन मैंने भूल से V नोट कर दिया है ओके पैम्पलेट में, इसलिए अभी यहाँ V नोट रख रहा हूँ। अदरवाइज आप कंफ्यूजन ना हो ना, आपका लर्निंग में कंफ्यूजन ना हो ना लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने में, इसलिए मैं अभी V नोट रख रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा याद हो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाद में V नोट की जगह U को रिप्लेस कर देना। ओके, चलेगा वैसे। चलो V अपॉन V नोट अपॉन T माइनस 0, तो T था ऐसा फॉर्मूला। क्या करते थे? याद करो, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा आ जाता था बाद में। एक ही चीज है, बोलो कोई चेंजेस है इसमें? अब लेकिन ये तो इक्वेशन मिल गया, लेकिन खाली एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ ऐसे लिखना है कि राइट द इक्वेशन 1 इन x एंड y कंपोनेंट। तो x एंड y कंपोनेंट में v वेक्टर का x कंपोनेंट, तो यहाँ सब कुछ vx लगा दो। और y वेक्टर, बोलो क्लियर है सभी को? कोई चेंजेस नहीं था, खाली इतना एक्स्ट्रा ऐड करना था इस टॉपिक के अंदर। बाकी ऊपर वाला तो सेम ही था, ऊपर में वेक्टर का सिंबल लगा देना है, बस इतना फर्क है। मोशन में पूछे तो वेक्टर का सिंबल लगा दो, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर सभी को? ये फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। सेकंड इक्वेशन में क्या करते थे? याद करो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, displacement is equals to average velocity upon time into time. Average displacement, distance is equals to velocity into time लिखते थे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने क्या लिया था? टॉपिक को याद करो, फर्स्ट नंबर का R माइनस। वेरी गुड, R माइनस R नॉट लिखेंगे, R1 माइनस R2 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने इनिशियल पोजीशन को 0 लिया है, इसलिए R माइनस R नॉट लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में R माइनस R नॉट, वैसे जरूर नहीं कि R1 माइनस R2 लिख सकते, लेकिन पॉसिबल हो ना तब तक अल्फाबेट को एज यूजुअल एज एनसीईआरटी का जो अल्फाबेट उसमें याद रखने का ट्राई करो, हैबिट लगा दो, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आप कोई दूसरी टेक्स्ट बुक, सॉरी एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, पैम्पलेट रीड कर रहे हो, या कोई दूसरी नोटबुक की कहीं कुछ भी रेफरेंस बुक रीड कर रहे हो, बाद में कंफ्यूजन ना हो। आपने याद R1 R2 लिखा होता है, उसमें R0 R0 लिखा होता है, तो बाद में क्या होता है, थोड़ा लर्निंग में कंफ्यूजन होता है। इसलिए अभी से हैबिट लगा दो ये R और R नॉट की। तो चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिख लिया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला U प्लस V बाई 2। U को हम क्या लिखते थे? V नॉट लिखेंगे अब, V नॉट प्लस V बाई 2। याद रखो U प्लस V बाई 2 वही चीज है, खाली मैंने U की जगह V नॉट वर्ड यूज किया हुआ, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। इनटू टाइम, याद करो अब क्या करते थे? सेकंड नंबर के इक्वेशन में कोई रिप्लेसमेंट करना होता था किसी का, V ने આપણે U plus AT V नॉट प्लस AT। U प्लस AT यानी कि U की जगह तो V नॉट लिखा V हुआ। नॉट हाँ, पॉसिबल हो ना तो U याद है तो U ही रखना। भले मैंने एक पैम्पलेट में गलती कर दी, याद माइंड में ना आया कि आपने ऑलरेडी U के फॉर्म में याद रखा हुआ है, इसलिए चलो, लेकिन आप ऐसे U याद लिख सकते हो, यहाँ V नॉट की जगह U लिख लेना यदि कंफ्यूजन हो रहा है ना तो। चलो अब हम क्या करेंगे, बोलो V नॉट 2 V नॉट
हाँ प्लस ए टी, अब टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ टी और यहाँ का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। बोलो क्लियर है? हाँ 2v0 बाई 2 तो v0 टी, 2 2 कट हो जाएगा, प्लस ये प्लस है यहाँ हाँ प्लस फिर हाफ ए टी स्क्वायर। मिल गया आपको फॉर्मूला। आर नॉट को इस साइड लाओ, इज इक्वल टू क्या इस साइड, तो आर नॉट प्लस हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है इसमें? से ना एक ही जैसा, आगे के थे ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं, खाली थोड़ा वेक्टर में लिख ले, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कोई डाउट है इसमें सेकंड इक्वेशन में किसी को? ना सर। तो राइटिंग एज एक्स एंड वाई कंपोनेंट, बाद में सिंपल यहाँ भी ऐसा कर दो एक्स एंड वाई कंपोनेंट। आप यहाँ आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट एक्स प्लस वी नॉट एक्स, जहां भी वेक्टर है वहां ही डालना, यहाँ टी में एक्स मत कर देना बाद में एग्जाम में। ओके, टी का वेक्टर ना होता, जो वेक्टर फॉर्म में होते हैं ना उसमें एक्स वाई कंपोनेंट लिखने हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि ऐसा सब कुछ में डाल देते, ए नॉट एक्स सॉरी ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली आर नॉट वाई, यहाँ आप एक्स और वाई भी लिख सकते हो। ओके, एक्स वाई कंपोनेंट होते हैं ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट के, मतलब पॉइंट पी है तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट वाई, वही चीज है आर एक्स और आर वाई, इट इज नथिंग बट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ओके देख लो, चलो सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ। पहला डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी में v की जगह v नॉट एटी डाला मैंने। ओके, बाद में क्या किया, जो भी किया आपको पता ही है, सब कुछ ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ऐसा ही नया कुछ नहीं किया। चलो थर्ड टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला डालते थे, वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही लिखते थे, लेकिन क्या करते थे बोलो, चलो टाइम नहीं जगह, याद करो, वेलोसिटी तो वही लिखते थे, टाइम नहीं वैल्यू प्लस 1। वेरी गुड। यहाँ v नॉट प्लस वी की जगह v प्लस वी नॉट लिखेंगे, याद आया कुछ? थोड़ा इजी रखने के लिए t की जगह क्या लिखेंगे, एक्सीलरेटर का v माइनस वी नॉट बाई 2 था, सॉरी सॉरी टी 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 टी, तो t को मेन बना तो v माइनस वी नॉट अपॉन a हो जाएगा t की जगह। कर दो सॉल्व, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन, बार में आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, पक्का ना, पता चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में, इसमें एक्स और वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इसलिए क्यों ज्यादा मेहनत करे हम। ओके, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डाल दिया आंसर डायरेक्टली, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a r माइनस r नॉट, बस रख दिया इतना। क्योंकि यहाँ क्या है, वी नॉट एंड वी आप लिखना हो तो लिख सकते हो ऐसा, लेकिन यहाँ का कोई फिक्स वैल्यू नहीं। यहाँ तो क्या था, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, उसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट होता है। वेलोसिटी सिंगल थी इसलिए उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट है। यहाँ कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, क्या है, डबल वैल्यू। देखो इक्वेशन में है वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर, इसलिए हम एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं लिखते, और यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। पता चल गया ना? हाँ बोलो कोई डाउट इसमें? आज की ये सॉरी आज के क्या, ये टॉपिक में मोशन इन अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए कुछ शायद कोई डाउट नहीं है। किसी को भी डाउट हो तो बताओ, चलो जल्दी। क्लियर है सभी को? चलो अब हम नेक्स्ट, अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अच्छे अच्छे। ओके, अब मजा आएगी आपको यूनिफॉर्म सॉरी न्यूमेरिकल्स के अंदर। वेलोसिटी वेक्टर्स दिया हुआ है v ऑफ t। काफी सारे स्टूडेंट्स है ना जो डाउट भेजते थे ना, प्रॉब्लम्स क्या होता था बेटा कि आप सेकंड चैप्टर कर रहे हो, थर्ड चैप्टर जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना एमसीक्यू की, नीट की जेडब्ल्यू, इसमें इसके चैप्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपने भेजे होंगे मुझे डाउट में। ओके, तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी है ना जेडब्ल्यू नीट को साइड में रख दो, पहले ये टॉपिक क्लियर कर दो, ये कॉन्सेप्ट मेरे लेक्चर्स पहले खत्म हो जाए ना, ये 4th नंबर का चैप्टर, बाद में आप थर्ड चैप्टर को पकड़ना जेडब्ल्यू नीट में। अभी मत रहे, अभी रहने दो, क्योंकि बाद में क्या होगा, मिक्स कंफ्यूजन होगी, आपको ऐसा मोरल डाउन होगा बाद में। चलो
वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्या करोगे? dv by dt d by dt of 70 plus 16। बाद में आप आई के जे के पहले मत लिखो, एज यूजुअल रहने दो। ओके चलो 70 का क्या होगा, ऐसा लिखना तो लिख लेते हैं, चलो आप बाद में भूल ना करो। 70 का 7 आई के 7 और 16 का 16 J cap के कैप से के है के है। KH है सर। तो 16 का क्या होगा? अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले सर के वेक्टर का क्या होगा? देखो ये वेक्टर है, तो जैसे आप डायरेक्शन दिखा रहे हो, इसकी कोई वैल्यूज नहीं है अभी, क्योंकि आपने पता है इसकी यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा, उसका मीनिंग उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि एक्चुअली उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 1 होती है वैल्यू। तो यहाँ आंसर मिला आपको एक्सेलरेशन। बोलो कोई डाउट है इसमें? जरा 16 0 कई રીતના કર્યો આપણે? कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, Constant है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था? हाँ ये भूल जाओ डायरेक्शन। चलो अब क्या करोगे? 70 का 7 और 16 का 7 અને 0। 16 નો 0। क्लियर? बाद में क्या आया, ये इसलिए हाँ। रखा क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चला जो आंसर आया ना उसमें फर्स्ट आई कैप है, जे कैप क्या आ गया 0, तो ऐसा भी लिख सकते हो 0 जे कैप या के कैप, सॉरी A cap हाँ। sir। के कैप। अरे सर समझावता था। क्लियर? बोलो हाँ पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे हम स्टार्टिंग पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आर वेक्टर दिया हुआ आपको 3t, ये 0.0 है ना, उसको हटा देना है। ओके कंफ्यूजन करता है हर बार। 3t प्लस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर J cap प्लस प्लस 5। 5 cap। चलो अब आपको बताना है v ऑफ t एंड a ऑफ t। तो v ऑफ t कैसे आएगा? ये पोजीशन वेक्टर यानी कि x वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो v ऑफ t यानी कि d बाई डी टी ऑफ r वेक्टर। R चलो करो 3t का डिफरेंशिएशन 3 3 3i कैप, 2t स्क्वायर का 40 40 j कैप, 0 5 0 का 0 के 0। ये v ऑफ t मिल गया आपको। चलो दूसरा फाइंड करना a ऑफ t। डायरेक्टली बता सकते हो आप, इसका dv डिफरेंशिएशन by करना है dt dv बाई dt। dt चलो 3 का 0, 0 4t का 0 4 4 4 j के वो ये वेक्टर लिखना मत भूलना इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज गए मार्क्स आपके। तो 4 j के। बोलो कोई डाउट है? दूसरा क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 0। मींस व्हाट? वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वन टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं उसको। जब ऐसा ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, अब हम t की वैल्यू डाल देंगे v ऑफ t में। v ऑफ t क्या था? b नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। v ऑफ t बोलो 3i cap plus 4t J cap plus 0। v ऑफ 1 डालो 1 3i के 4j के प्लस 4 4 जे कैप 4j इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 5 अंडर रूट स्क्वायर 3 9 स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16। 16, तो आंसर 525 आया। 5 हाँ हाँ मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन यानी कि क्या पता है? यूनिट वेक्टर नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन यानी कि एंगल। मैंने एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, जब भी आपको ऐसा पूछे ना कि डायरेक्शन मींस व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। ओके तो थीटा का फॉर्मूला याद करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। VX ना पता चले तो वेक्टर को बना दो, वेक्टर की वैल्यू बताओ। चलो आई कैप में क्या है? एक्स एक्सिस में 3 वैल्यू, यानी कि यहाँ 3 है, और जे कैप यानी कि वाई एक्सिस में 4 है। ये 4 है, ये 3 है, लगा दो। ये 4 है, 3 है, तो यहाँ 4 लिख सकते हो ना साम सामने।
ये एंगल थीटा लगा दो, हाँ। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हुआ। 3/4 तो वी वाई कितना था बताओ? हाँ। वी वाई यानी कि ये वैल्यू, ये वी वाई और ये वी एक्स, आई वाली वी एक्स और ये वाली वी वाई, 4/3। लेकिन ये देखो ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यूज किया, हर बार ऐसे करने बैठोगे तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग चला जाएगा। याद रखना है ये फॉर्मूला, कोई भी एंगल फाइंड करना है, कोई भी वेक्टर, जैसे समझ लो मेरे पास ए दिया है तो भाई ए एक्स प्लस ए वाई, तो थीटा फाइंड करना है तो आराम से ऐसे डायरेक्टली ए वाई अपॉन ए एक्स कर दो, वी हो तो वी वाई अपॉन वी एक्स कर दो, आर है तो एक वाई अपॉन एक्स कर दो, यानी कि वाई वेक्टर एंड एक्स वेक्टर का रेशियो ले लोगे ना तो आपको एंगल मिल जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ तो tan थीटा हाँ। 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 कितना होता है? एक बार शायद करवाया था ना, ये 4/3 वाला ही था, एक बार किया हमने। 3/4। 4/3 नॉट 3/4, 4/3 1.3 आ रहा है, 1.3 आ रहा है। 1.3 की वैल्यू निकालो लॉग टेबल में, तो पता नहीं है क्या आती होगी, लेकिन आप देख लेना। ओके, अब वे लॉग टेबल शेयर करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा चल जाएगा। कर लोगे ना इतना सभी को? लॉग टेबल में देखना अब तो आ गया ना, हाँ। 4/3। ओके, मैंने टेक्स्ट बुक खोली नहीं है, अदरवाइज खुली होती है तो मैं तुरंत शेयर कर देता, अब ढूंढनी पड़ेगी इसलिए। चलो नेक्स्ट बोलो, डाउट किसी को इस चैप्टर में, सॉरी ये एग्जांपल में? ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर दिया था, तो आर दिया था तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था ये, पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन किया, ये मिला आपको, डिफरेंशिएशन किया, बाद में उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, ये मिला एक्सीलरेशन। तो देखो v मिल गया आपको 3i कैप 4t j कैप, और एक्सीलरेशन मिल गया आपको 4j कैप। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड में क्या करना था आपको, v का, यस किसी को डाउट है? चलो ये ट्राई करोगे आप खुद, चलो ये सोल्व करने का ट्राई करो। चलो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम ऊपर वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ना, वही नहीं है ना? नहीं, अलग है, खाली वैल्यू चेंज की है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। चलो जो भी आंसर आया मुझे बताओ जल्दी से, और जिसको नहीं समझ में आया ना वही यहाँ ध्यान देगी, जिसका वेक्टर वीक है, जिसका डिफरेंशिएशन वीक है, और थर्ड चैप्टर भी किसी ने नहीं अच्छे से देखा है या फिर समझ में आया या दिक्कत है तो ही ध्यान देना, लेकिन ट्राई करो खुद बाकी सारे स्टूडेंट। चलो वही स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे लेक्चर्स में जो स्टूडेंट्स को दिक्कत है। चलो क्वेश्चन है t² i कैप 3t, पॉसिबल हो तो खुद जितना ज्यादा सोल्व करने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, तो मैंने चीज बताई थी, डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, और उल्टा हो तो इंटीग्रेशन कर दो। तो मुझे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन कर लूंगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन कर लूंगा। ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो इस टाइप के सम आपको हिला नहीं सकेंगे कभी भी। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, dr/dt करेंगे, डिफरेंशिएशन t² का डिफरेंस, ये नहीं भूलना, ये i j के बस डायरेक्शन है, वो खाली लिखने के लिए ही है, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो t² का होगा 2t, 3t का होगा t, और 14 का होगा 0। बाद में लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। अब एक्सीलरेशन मिल गया आपको, v इज इक्वल टू 2t प्लस 3। ओके, देखो इनकेस आप आई जे कैप लिखने भूल भी जाओगे ना तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना समझ लो, आई जे कैप समझ लो, यहाँ आप भूल गए लिखना और यहाँ भी भूल गए तो आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो खाली आपको डायरेक्शन दिखाता है कि कौन सा एक्स वेक्टर और कौन सा वाई वेक्टर है। चलो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो हम क्या करेंगे, t की जगह 0 डाल देते, 4i कैप और 3j कैप। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2, यानी कि अब हमें क्या लिखना है, v का लिख सकते हो खाली। चलो ये वैल्यू मिल गई आपको। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो बहुत इजी है, अंडर रूट में 4 का 5
थीटा स्क्वायर 5। 5 मैंने एक चीज याद रखो, 4 और 3 वाले जो ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा आने वाले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये ट्रिपलेट 3 4 5 की ट्रिपलेट ही आएगी, तो इसका जो एंगल हो रहा है ना वो याद रख लो अच्छे से। पता चल रहा है कि नहीं? इसका जो एंगल हो रहा है ना 3/4 एंड y/4 4/3 का, वो याद रखो, या 4/3 का या 3/4 का, दोनों का एंगल याद रख लेना। ओके, रट लोगे तो भी चलेगा। ये v5 मिला, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। vy कितना था? तो 3/4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ओके, थीटा डालना है, निकालना है तो क्या करोगे? 3/4 की वैल्यू निकालो। 47 3/4 कितना होता है? 3/4 47 नहीं, 3/4 की बात कर रहा हूँ। 0.75। 0.75 थीटा बोलो આવશે ને ओके, 37 हाँ, अब tan इनवर्स 0.75। अब आपको क्या करना है? ऐसे लॉग टेबल देखना है, इसमें जहां 75 हो ना वो देख लेना, यहाँ कितना है और यहाँ वैल्यू कितना है। तो यहाँ कितने आ रही है ब्रिजेश? 37 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ 37 डिग्री होगा और यहाँ 0 डिग्री होगा, तो आपका आंसर थीटा क्या आया? 37 डिग्री। क्लियर सभी को? देखो, हाँ जब आपको ये वैल्यू डिग्री नहीं दी है, ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम्स होती है कि कब अंदर देखना है और कब यहाँ देखना है। हो रही है कि नहीं? एक बार शेयर कर देता हूँ, चलो एक बार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। किसी को जल्दी नहीं है ना? चलेगा ना? थोड़ा लेट होगा तो हाँ यस सर। ठीक है, तो हाँ करा सर। दो। काफी सारे स्टूडेंट्स को भूख लगी होगी तो बाद में। चलो एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। लॉग टेबल है ना, बाद में पूरा इस चैप्टर के लिए लास्ट तक परचेस कर ही लेना, बाद में दिक्कत ना हो आपको। दिखा देखो तो। नहीं ना। सर, ના अब नहीं। हाँ 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 ओके, चलो देखो, जब आपको एक मिनट में मुझे ओके, जब आपको ऐसा बोला था कि मुझे क्या एंगल फाइंड करना था, टेन इनवर्स होगा ना तब इसमें देखना है वैल्यू को। समझ में आया सभी को? समझ में आया? जब टेन इनवर्स देख रहे हो तो इसमें देखना है, और वैल्यू देखनी होती है तो इसमें देखनी है। यदि आपको ऐसा पूछे कि tan 45.3 डिग्री कितना होगा, ऐसे वैल्यू tan थीटा हो, तो आपको यहाँ देखना है, इस साइड पे, ये और ये। लेकिन आपको ऐसा पूछे कि भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ जैसे क्वेश्चन था, क्या था? tan थीटा, थोड़ा एक काम करता हूँ, बड़ा 0.75 अरे यार ये तो चेंज हो गया, क्या हो रहा है? जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ नाउ चलो, जैसे आपको पूछा भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.75 दिया, वही था ना? 75 था ना आई थिंक, अभी जो फाइंड किया हमने। हाँ सर। अब हमें क्या हाँ। करना है? थीटा फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ देखेंगे हम, यानी कि इसके अंदर देखेंगे, अंदर की वैल्यू। तो 0.75 कहाँ आती है? तो आप देखोगे, क्या सर, अंदर तमार कर्सर જ ના દેખાણું? एक मिनट बंद થઈ ગયું છે। ઓલું લેઝર વાળું કરી દો ને। 0.75 था ना? हाँ अब दिखा देखो, 0.75 कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है 0.75। तो वैल्यू क्या आई यहाँ? 36 डिग्री। यहाँ क्या आई? 36। और यहाँ ऊपर देखोगे तो 0.9, तो 36.9 क्या आया? 30। आंसर 37 10 बोलो, क्लियर है सभी को? अब नो सर। क्या डाउट है? बोल। સર મારા વચ્ચે નેટ ચોટી ગયું એટલે સર ના દેખાય, ફરીથી સમજાવો। अरे अला। भाई, मैं બધું બંધ કરી દીધું। Just 1 minute, okay?
કયું નેટ વાપરે છે તું? जियो સર નેટ તો સારું જ આવે પણ અહીંયા નેટવર્ક નહીં આવતું. એ નેટ ના જાય એવું કહેવાય. ये तो चलो क्या फाइंड करना था पहले क्वेश्चन देख, एक मिनट हो, क्या फाइंड करना है हमें? 0.10 इनवर्स 0.75 ये दिखा पहले आपको, स्क्रीन देख लो. હા સર હા. ओके हर्ष डाउट है बेटा? હા સર આ ડિગ્રી લખીએ આપણે અને પછી ઓલું મિનિટ લખવું આમ નેસેસરી હોય કે ચાલે? નહીં 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 ચાલે 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 ચાલે, એટલે પોઈન્ટ નો ફરક હોય તો ચાલે. ઓકે આપણે ડિગ્રીમાં જ વેલ્યુ રાખવાની, મિનિટમાં ઝંઝટમાં પડવાનું જ નહીં ક્યારે. એમાં શું હોય, કારણ કે આન્સર તમારા જ્યારે હશે ને બોર્ડના પેપરોમાં આન્સર એ બહુ ડિગ્રી મિનિટ અલગ અલગ નહીં હોય, પોઈન્ટની વેલ્યુ બેઝ જ હશે એટલા માટે. એક મિનિટ જો તો હું તને क्लियर Okay. कराऊं, एक मिनट तो હું તને क्लियर कराऊं. जब 0.75 हमें फाइंड करना था तो हम यहाँ देखेंगे 0.75 यहाँ है, देखो. ओके मैं एक मिनट वो 0.75 ये रहा. 0.75 में हम यहाँ देखेंगे तो 36 है, 36, और ऊपर देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है. या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 36 पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, 36.9 डिग्री, या तो ऐसे लिख सकते हैं 36 डिग्री 54 मिनट. क्लियर हर्ष? जब डिग्री में लिखना है तो हाँ, नीचे सर. की वैल्यू लिखो, और मिनट लिखना है तो ऊपर मिनट है और नीचे डिग्री है. और जब भी ऐसे 36 पॉइंट में वैल्यू 9, अब देखो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी हमारी, पॉइंट का 1 का मेन डिफरेंस था. अब देखोगे ना तो 1 डिग्री ऑलमोस्ट ऐड होके यहाँ क्या हो जाएगा, 36.9 से 37 डिग्री एग्जैक्ट बन जाएगा. कैसे? हमारी वैल्यू 0.75 थी, देखो एक मिनट, हमारी वैल्यू 0.75 थी. कहाँ थी? 0.75. हमने कहाँ देखा? 36, और यहाँ ऊपर क्या है? 0.9. 9. ओके अब इसको हम एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू हुई, इसमें भी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, याद हो तो मैंने बताया था. हाँ, 0.75 जेटला यहाँ difference 0 એટલો 0, तो 8 का का मेन minus. डिफरेंट है, तो 8 का मेन डिफरेंट कहाँ आया? तो यहाँ तो मेन डिफरेंट 5 तक ही है. अब मेन डिफरेंट ही अलग यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है. एक मिनट 8 का मेन डिफरेंट ये रहा, 5 नहीं सॉरी ये रहा, 9 का है, 5 का है, तो ऑलमोस्ट 5 का हम देखे ना तो भी कितना चेंजेस होता है, खाली 1 मिनट का चेंजेस हो रहा है, सॉरी 1 डिग्री का, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसलिए हम आंसर एवरेजली लिख सकते हो. क्लियर है सभी को? इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके. जस्ट 1 मिनट. ओके बोलो कोई डाउट है इसमें? तो आंसर क्या है हमारा? एग्जैक्ट आंसर 36.9 डिग्री इज डिग्री इक्विवेलेंट टू 37 डिग्री. याद रख लेना 37 डिग्री ऐसा. ओके 3.3/5 जब आता है ना तो 37 डिग्री ही आएगा. बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं. अब चलो No, sir. 4/3 होता तो क्या आता होगा? बोलो लगाओ लॉजिक. 53. 53. 53 1.3. कैसे पता चला? 90 में से माइनस करना. नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? एक दूसरे का करेस्पॉन्डिंग, सॉरी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है. ये समझ लो tan थीटा 3/4 है, तो tan 4/3 क्या होगा? cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो जो भी एंगल है उसमें से 90 माइनस कर दो, 90 में से माइनस कर दो. यहाँ 37 था तो 90 में से माइनस किया तो tan क्या आ जाएगा? 50. थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, समझ में आया तो अच्छा है, अदरवाइज कोई डाउट नहीं, आपके पास लॉग टेबल है तो आराम से आप कर सकोगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते. इसमें कोई डाउट किसी को? ना. ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. लास्ट साइड क्वेश्चन है हमारा, और ये समझ लो आ गया ना आपको, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आ गए ऐसे समझ लो. एक छोटा सा 1-2 मिनट का टॉपिक बाद में रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी. ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं है. एनसीईआरटी में कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है. ओके तो थोड़ा फोकस रखना है यहाँ. पार्टिकल स्टार्ट द मोशंस विद द ओरिजिन्स विद वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमने जो 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना, R0 वाले, मोशन इन प्लेन वाले 3 फॉर्मूलाज, R माइनस R0, उसमें यूज होते, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये. समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी दिक्कत नहीं लेना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले लिया इसलिए मैंने.
ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है हम मोशंस को हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं 0 थी 0 0 विद द वेलोसिटी 2i कैप, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 2i 2i कैप कैप, इनिशियल पोजीशन कितना है उसका r0 0 0, ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप 0j कैप, लेकिन अभी 0 0 रखते हैं। चलो अब लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है, ये इसमें जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से वो फिक्स है, i कैप I cap plus 3j cap. वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर, निकालो पोजीशन वेक्टर। चलो क्वेश्चंस पहले रीड करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है हमारा r जिस पॉइंट पे पहुंचा, समझ लो ये t टाइम पे यहाँ पहुंचा, जिसका वेक्टर है r, तो r वेक्टर का x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब आपको यहाँ ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट 30 दिया हुआ है, समझ में आया, तो खाली y फाइंड करना होगा। बोलो कोई डाउट है किसी को, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? इनिशियल पॉइंट r0 0 0 दिया है, r वेक्टर 30y दिया हुआ है, x वेक्टर आपको यहाँ क्वेश्चन रीड करो दिया हुआ है, x वेक्टर x कोऑर्डिनेट इज 30 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो y अननोन है, v0 दिया हुआ है, a0 दिया हुआ है। लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे याद करो, और कौन सा इक्वेशन? 2as = v square minus v S- naught square। हाँ वो भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो। तो टाइम क्या दी दो सर, टाइम हमें दिया होगा कुछ, देखो टाइम में फाइंड करवाना सर। टाइम फाइंड करना है ना, तो वही लगाएंगे ना एस वाला ही फॉर्मूला, क्योंकि टाइम फाइंड करना तो वो भी मिल सर जाएगा। आपने यस y અને टाइम બંને फाइंड करवाना है, हाँ, બંને ભેગા કેવી રીતે? टाइम भी फाइंड करना है, देखते हैं वो तो कुछ पता चल जाएगा। ओके हमारा काम है खाली वैल्यू डाल देना, ओके क्या निकलता है वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ आपके पास ये वैल्यू है ना, वो इनफ है आपके लिए टाइम निकालने के लिए। ये जो x कोऑर्डिनेट दिया ना, समझ लो आपका कोई r का आंसर आया भाई 30t² प्लस 40t, समझ, तो हमारे पास ये वैल्यू है 30, समझ 30 तो नहीं आ सकता सॉरी, लेकिन समझ लो कि 10t² ऐसा कुछ आया, तो इसको कंपेयर करने के बाद हमें t मिल जाएगा, पता चला ब्रिजेश? हाँ तो r पहले तो हमारा काम मेन है वो r फाइंड करना, r वेक्टर का फॉर्मूला डालो। चलो r वेक्टर इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊपर वाले जो डिराइव किया था ना वही फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं है। अच्छा r0 तो 0 0 है, v0 2i कैप 2y प्लस हाफ a है i कैप प्लस 3, t भी कुछ नहीं दिया है, i और j ही दिया है। चलो तो इतना मिला आपको, r t नहीं दिया है पक्का, देखो तो कुछ मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है, नहीं दीदू कहीं दिया ही नहीं है। ओके यहाँ t² आया, सॉरी आया सॉरी ओके बाद में तो है ना t दिया नहीं, लेकिन फॉर्मूला में तो आता ही है ना, क्लियर? सर तो આગળ પણ t આવશે ને 2i cap t। हाँ यहाँ इसलिए तो मैं कंफ्यूज हुआ कि टी गया कहाँ फॉर्मूला में से, जो चीज फाइंड करना है वही इसमें नहीं आ रही थी। क्लियर सभी को? कोई भी कुछ किया नहीं है, हाँ। नोट की वैल्यू डाली है और ए नोट की वैल्यू डाली है, कुछ किया नहीं है मैंने। चलो अब हम सोल्व करते हैं, तो 2t i कैप प्लस हाफ t² i कैप प्लस 3/2 t² j कैप, कुछ नहीं किया, t² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब i कैप को एक साथ बना दो, r वेक्टर इज इक्वल टू 2t प्लस t²/2 i कैप प्लस 3/2 t² j कैप। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आया? एक चीज थी, मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। दूसरा आपको जो डेटा दिया हुआ है, मेन चीज क्या है, इतना कंफ्यूजिंग है ना, 99% स्टूडेंट ये नहीं कर पाते क्वेश्चन, सच में इतना अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम करेंगे उसका r0 का सिंप्लीफिकेशन, ये पूरा r वेक्टर, इसमें r0 सॉरी rx ये बोलते हैं उसको, x वेक्टर ये,
और ये y वेक्टर हाँ। होगा, y x वेक्टर और y हमें दिया कौन सा वेक्टर था देखो, x वेक्टर x की 30 x આપેલું છે 30 दी है, 30 यानी कि ये जो वैल्यू है पूरी आई कैप के आगे जितना भी लिखा हुआ है वो वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल है तो पोजीशन वेक्टर ना, आपको r नॉट 30 इन y दिया हुआ था। अब इसके साथ हम कंपेयर करें तो ये इसको ऐसे लिखते थे 30y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोई भी वेक्टर है एक्स वाई होता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स की जगह हम समझ लो 30 है, 30 आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो कंपेयर किया मैंने आई को, आई वेक्टर को, देखो 2t प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 30 और 3/2 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू y। बोलो समझ में आया? x x कोऑर्डिनेट को आई था, आई उसके इसके कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया और y को कंपेयर किया और x को कंपेयर किया। चलो निकालो ये आंसर फटाफट, कोई स्टूडेंट के पास नोटबुक हो तो। टी स्क्वेयर 4t और ये t यहाँ गया तो 60, 60 से जाए तो माइनस 60 60 60 कौन सा आएगा? 6 અને minus 10 10 6 जा 10 6 जा 10 6 जा तो 10t माइनस 60 ओके। ये मैथ से इसलिए मैंने फटाफट जा रहा हूँ। एक मिनट कहीं गलती नहीं की। हाँ t कॉमन t प्लस 10 माइनस 6 कॉमन t प्लस 10 तो एक वैल्यू आई t माइनस 6 और एक t प्लस 10 कंपेयर करोगे इज इक्वल टू 0 के साथ तो t की वैल्यू 6 आई। हाँ बोलो बोलो। नहीं t की माइनस तो वैल्यू हो नहीं सकती तो आंसर आया हमारा 6। यहाँ 6 डाल देते 18 3 जा 54। बोलो मिल गया आपको y वेक्टर, है ना जोरदार सम? हाँ सर। ना अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आंसर दे लो। अब हमें क्या फाइंड करना था, देखो फाइंड क्या करना था हमें, क्वेश्चन रीड करो जस्ट 1 मिनट। पहले हमने निकाला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो वो तो मिल गया ना आपको अभी 54। अभी हमने एक ही सोल्व किया, अब सेकंड नंबर का सोल्व करो। चलो अब वो क्या है, एट व्हाट टाइम व्हाट विल बी इट्स व्हाट टाइम एट दिस टाइम, यानी टाइम कौन सा हमें मिला था 6 सेकंड कुछ मिला था 6 सेकंड। 6 सेकंड के ऊपर उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी जो है उसमें t के अंदर 6 डाल देते। वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था देखो, rx i cap प्लस तो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है क्योंकि ये तो v नोट था ना। नहीं ये आप बोले कि सर ये रही थी, लेकिन ये तो v नोट है इनिशियल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो v का फॉर्मूला है dr/dt होगा। ओके r की वैल्यू बोलो 40 r अभी ये रहा ना r। हाँ अब एक काम करो 30 आई कैप 30 आई कैप ये रहा ना r ही है ना एक टाइप का, तो और y कितना दिया हुआ है 54। एक मिनट ये 30 डालोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो तो हमने वेलोसिटी निकाल सॉरी अननोन टर्म में नहीं कट हो जाएगा ना कुछ मिलता ही नहीं है हमें, समझ में आया? वो एक्सीलरेशन आए पूछें क्या? नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, यदि आप यहाँ 30 डालोगे डिफरेंशिएशन 0 થઈ જાય। हाँ डिफरेंट, क्योंकि वो इंस्टेंट वैल्यू थी ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है समझ लो, और हमें यहाँ एवरेज वैल्यू डालनी, एवरेज की वैल्यू ये हुई, ये वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें कंपलसरी। डालो चलो 2t प्लस t/2 t स्क्वायर बाय 2 प्लस आई कैप 3/2 टी स्क्वायर। इसका डिफरेंस ये r जो है r वेक्टर, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है जिससे हमें वेलोसिटी मिलती है। चलो करो 2t का 2 t स्क्वायर बाय 2 का t स्क्वायर बाय 2 का 2 आगे गया t बाय 2 2 कट तो t, ये हुआ आई कैप। चलो j कैप का निकालो 3/2 का
टू आ गया है तो ऊपर 3 नीचे 2 कट 3t 3t। बोलो कोई डाउट? तो अब v वेलोसिटी मिली आपको 2 प्लस टी आई कैप 3t j कैप। अब हम t की वैल्यू डाल सकते। t की वैल्यू कितनी मिली थी? 6। 6 तो 8 आई कैप 8 plus 8 समझ में आया सभी को? वो जो वेलोसिटी हमें, ये जो वेलोसिटी थी वो फाइनल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन नहीं था, ये फाइनल वेक्टर था। अब हम इसमें डायरेक्ट ये वैल्यू डालते तो प्रॉब्लम क्या होता था, सब कुछ वैल्यू कट हो जाती थी, इसलिए हमें अननोन फॉर्म वाली टी वाली वैल्यू डालनी पड़ी। चलो तो 8 और 18 का मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो मैग्नीट्यूड कैसे आता है? under root 8 8 Under square root plus 8. 18 square कर लोगे ये तो? हम्म बोलो समझ में आया क्वेश्चन? yes फिर sir. से एक बार थोड़ा समझा हाँ। देता हूँ। चलो वापिस थोड़ा फोकस रखना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? जस्ट 1 मिनट। ओके, क्यों नहीं हिल रहा है? पहले मैं क्वेश्चंस अच्छे से समझा देता हूँ। ओके जस्ट 1 मिनट। ओके, पार्टिकल स्टार्ट इट पोजीशंस विद द ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट किया, वेलोसिटी उसकी 2, यानी कि वेलोसिटी ये आपको दी है 2 आई कैप। दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ये आपको दिया है I plus 3j कैप। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 30? तो आपने देखा y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। यहाँ y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। ये इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 0 था, x कोऑर्डिनेट आपको दिया था इसलिए हमने 30 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, r है, r0 है, v है, a है और टाइम फाइंड भी करना था, तो हम क्या करेंगे, r0 का फॉर्मूला डाल देंगे। r0 का ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर डिराइव किया था वो डाला, v0 a की वैल्यू डाल दी, तो इससे ये r0 का ये फॉर्मूला मिला फाइनल, ये स्टार किया वो। अब हमें क्या करना था, i कैप और j कैप। आपको पता है कि ये जो r है उसका ऑलरेडी आंसर तो दे ही दिया था 30 आई कैप और y j कैप, क्योंकि 30 उसका x कोऑर्डिनेट है और y उसका y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट ये मिला आपको पूरा का पूरा, तो इसके साथ ये कंपेयर करोगे 30 2t प्लस टी स्क्वायर बाई 3 के साथ, तो ये कंपेयर करोगे तो आपको t मिल गया यहाँ। अब ये t की वैल्यू यहाँ y के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से मिल जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ डाली तो आपको y कोऑर्डिनेट मिले, तो फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको, y जो फाइंड करना था। अब दूसरा फाइंड करना है वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए उसका वेक्टर फॉर्म लाना जरूरी था। वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो r वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन कंपलसरी करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन किया हमने, ये वैल्यू मिली आपको डिफरेंशिएशन, ये दोनों r वेक्टर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया ये, तो फाइनली आंसर ये मिला आपको। और वापिस उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते थे, अंडर रूट में उसका under root square ये जो आंसर आ रहा है कुछ इस हिसाब से 19.7 जैसा कुछ आ रहा था। बोलो कोई डाउट है किसी को? no हाँ। sir. पक्का भाई समझ में आ रहा है ना? बाकी सारे स्टूडेंट्स थंब दिखाओ Yes, यदि sir. क्लियर है। हाँ, हाँ टॉपिक अच्छा था लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन होगा फिजिक्स में तो बाद में नहीं सीख पाओगे। रिलेटिव वेलोसिटी खाली 1 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा बच्चों। क्या था, तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में मैंने अच्छे से समझा दिया था रिलेटिव वेलोसिटी। b याद है? a b हाँ b a b वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू B. क्या लिखते थे? PA minus b a VB. minus vb अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखते थे? bb minus Velocity vb minus VB VA. minus V. बस इसका यूज करना हुआ हमें रेन और मेन के प्रॉब्लम में, रेन और मेन, ये वैसे टॉपिक का नाम पड़ गया है। ओके, रेन मेन प्रॉब्लम्स। ओके, पूरा एक टॉपिक जैसा ही हो गया, क्योंकि आईएमपी है और बहुत बार नीट जेडब्ल्यू में इसके क्वेश्चन पूछे है ना, इसलिए सारा एक टॉपिक बना दिया 3-4 साल से। तो बाकी अदरवाइज इसको हम जनरली स्टूडेंट्स क्या करते, निगलेक्ट कर देते थे। एक टॉपिक बन गया अब से। तो एक दूसरा एक फिश वाला एग्जाम, सॉरी फिश नहीं, स्विमिंग वाला एग्जाम्पल, या फिर जो बोट वाला एग्जाम्पल थे वो कुछ, तो ये सारे सम जो है आप इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सप्लेन कर पाओगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ रेन मैन के। ओके, आपको खाली
एनकरेज यानी कि आपको ऐसा लगे कि ना नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले हो, ओके, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए भी समझ लो रेन आ रहा है, आप खड़े हो तो कैसे छाता करोगे? छाता ऊपर कैसे? સીધો सीधो। ઉપર જે બાજુથી વરસાદ આવે अब समझ लो बारिश आ रही है, आप तो खड़े हो लेकिन यहाँ से जोर से पवन फेंक रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो बारिश है वो एज ए वर्टिकली सेज डाउनवर्ड आगे नहीं रखो। पड़ेगी, वर्टिकली डाउन ऐसे तो आएगी। થોડુંક આગળ નહીં સર, हाँ तो हम क्या Length. रखेंगे? ऐसे रखेंगे। થોડુંક આગળ સ્લોપ માં. अब समझ लो, Length में. अब समझ लो कि ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। अब बारिश आ रही है, पवन नहीं है, लेकिन अब साइकिल में जा रहे हो या स्कूटी में एक्टिवा में जा रहे हो, ओके, पानी बारिश आ रही है, ऐसे कैसे करना होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। बारिश आ रही है ऊपर से नीचे, लेकिन आप अब जब एक्टिवा पे चल रहे होते, ओके, आपके पास एक्टिवा है या फिर कुछ भी है, मुझे एक्टिवा नहीं ड्रॉ करना था इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया, तो आप समझ लो ऐसे जा रहे हो, तब कैसे छाता रखोगे? वैसे तो आप भी नहीं रखोगे, आपके पीछे कोई છત્રી friend होगा, કાગડો થઈ જશે છત્રી છત્રી કાગડો થઈ કાગડો થઈ જશે, જશે બટ છતાં પણ સમજી લો કે એટલો બધું આપણે એક્ટિવાની સ્પીડ નથી, તો શું કરશો તમે? ક્યાં રાખશો? બોલો ચલો। आप ऐसे जा रहे हो, સર સેજ देखो आप ऐसे जा रहे हो, पानी ऐसे आ रहा है, તો સર આગળની સાઈડ રાખશો એટલે આપણે મોઢા ઉપર समझ में आ रहा है? आपकी डायरेक्शन ऐसे, पानी ऐसे आ रहा है, तो कहाँ रखोगे आप? क्लियर? हाँ अब ऐसा ही क्यों? अब आपको एंगल पूछेंगे, स्पीड पूछेंगे, रेन की रिलेटिव स्पीड पूछेंगे, ये सब कुछ आप नेक्स्ट लेक्चर में आराम से अच्छे से, और स्विमिंग वाले एग्जांपल पे पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है, समझ लो आपको यहाँ पहुंचना है, पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है, तो आपको बोट कौन से एंगल से चलानी होगी जिससे आप एग्जैक्टली यहीं पहुंचोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप यदि बोट सीधे जाओगे तो बोट एक्चुअली यहाँ नहीं यहाँ पहुंचेगी। पता चला कि नहीं आपको? यदि हाँ, आपकी बोट की डायरेक्शन करियो ऐसे ते एक बार। रखोगे तो यहाँ पहुंचोगे। अब वो हमने किया था, लेकिन वेक्टर का यूज करके नहीं किया था, समझ लो, वो हमने पाइथागोरस का यूज करके किया था, अपना लॉजिक यूज किया था। अब हम जो सीखेंगे इस टाइप के सम, उसमें वेक्टर का यूज करेंगे। अब देखो वेक्टर का यूज इसीलिए क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग होता है, भी हम ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे छाता रखेंगे तो ऐसा ही होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम काफी बार प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते। उस स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव आइडिया नहीं यानी कि क्रिएटिवली सोच नहीं सकते और उस इमेजिनेशन